मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन। अब इससे रिलेटेड कंटेक्स्ट जो है वो लिख लीजिए, क्यों ये चीज न्यूज में थी वो लिख लीजिए। रिसेंटली सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड gave a report on implementation of plastic waste management rules 2016, in which it mentioned about the problem of rising plastic pollution within marine environment. ठीक है। अब यहां पे दो कीवर्ड है, दो चीजों के बारे में आपको घर से रिसर्च करना है। एक पहला, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है, किस टाइप की बॉडी है, किस एक्ट के अंडर बनी है, उनका मेन काम क्या है, वो आपको ढूंढना है। और दूसरा, ये रूल्स जो मैंने आपको बताया, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ठीक है, वो पढ़ना है आपको। इसी टाइप के एक रूल्स है हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, तो उसमें से एक बार यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो इसलिए चांसेस ज्यादा है। और दूसरी चीज, जब भी आप एनवायरमेंट के करंट अफेयर पढ़े, जैसे ये ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में भी आप रिलेट कर सकते हैं और एनवायरमेंट में भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपको थोड़ी डेप्थ में स्टडी करनी होगी। मतलब ये जो कीवर्ड्स आते हैं उसके अंदर, उसके ऊपर भी रिसर्च करना होगा। उसका रीजन मैं बताता हूं। यूपीएससी इज टेकिंग कंबाइंड प्रीलिम एग्जाम फॉर सिविल सर्विसेज एंड फॉरेस्ट सर्विस, दोनों की प्रीलिम जो है वो कंबाइन होती है। तो आपके साथ न्याय हो, वैसे उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, फॉरेस्ट सर्विस वालों के साथ। तो उनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर है, उनसे रिलेटेड जो कंटेंट है, वो भी क्वेश्चन में होगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, ये दो ऐसे सब्जेक्ट है कि जिसके अंदर करंट अफेयर खास करके आपको इन डेप्थ स्टडी करनी होगी, क्योंकि वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या है। प्लास्टिक की डेफिनेशन क्या है कि सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम विद प्रॉपर्टीज आइडियली सूटेड फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन, कि एक पेट्रोलियम में से सिंथेटिक पॉलीमर बनाया जाता है कि जो अलग अलग उसको आप अप्लाई कर सके। गाड़ी में भी अप्लाई करते हैं, पैकेजिंग में भी अप्लाई करते हैं, कंस्ट्रक्शन में भी अप्लाई करते हैं, तो उसके वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज चीप, लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग एंड मेलिएबल, मतलब कि उसको आप जो भी आकार देना चाहे दे सकते हैं। तो ये अच्छी प्रॉपर्टीज होने के कारण उसका यूज ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम फैक्ट देखें, ये जो अभी रिपोर्ट आया सीपीसीबी का, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, उन्होंने क्या कहा कि वर्ल्ड में एवरी डे 9,200 टन मरीन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, एवरी डे 9,200 टन, ठीक है। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, 300 मिलियन टन प्रोडक्शन एवरी ईयर, ठीक है। अब उसमें से 50% जितना तो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसको यूज किया और फेंक दिया, तो ये तो आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन की बात हुई। अब जो टोटल
फिर से बात करते हैं प्रोडक्शन, मतलब सिंगल यूज मल्टी यूज सब आ गए इसमें, ठीक है। उसमें से सिर्फ 9% रिसाइकल होता है, 12% को हम जला देते हैं, एंड 79% जो है वो लैंडफिल्स के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। लैंडफिल्स मतलब कि जहां पे हम वो डंपिंग यार्ड आपने देखा होगा। तो 79% प्लास्टिक वेस्ट जो है वो अल्टीमेटली कहां पे जाता है, डंपिंग यार्ड, कचरे के अंदर। तो 3 इश्यू है यहां पे। सबसे पहला रिसाइकल, तो वो कम है, रिसाइकल ज्यादा करना चाहिए। बर्निंग, उसको कम करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि प्लास्टिक को जलाने से टॉक्सिक गैसेस जो है वो एयर में रिलीज होती है, तो ये कम करना चाहिए। और लैंडफिल्स, इसको खाली करना चाहिए। उससे रिलेटेड क्या इश्यूज है वो हम देखेंगे, ठीक है। अब IUCN का मतलब क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। वो अलग अलग स्पीसीज में आपने IUCN स्टेटस देखा होगा, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, थ्रेटन्ड है, ठीक है। तो IUCN ने ये कहा कि प्लास्टिक जो है जितना समंदर में जाता है, कितना 8 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एंड अप इन द ओशन एवरी ईयर। और यहां से हमें पता चलता है कि मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो एक बड़ा कंसर्न है, ठीक है। तो उसके रीजंस क्या है, फैक्टर्स क्या है, बताइए। व्हाट आर दी फैक्टर्स, क्यों मतलब इतना मरीन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। अब देखिए रीजन तो बहुत सारे हैं, ठीक है, कि हम प्लास्टिक का यूज करते हैं, वो प्रॉपर्टीज हमने देखी। दूसरा कि वो जो एक्वाकल्चर इंडस्ट्री है, तो वो भी फिशिंग नेट्स, फिर बोट्स, तो उन सब के अंदर भी प्लास्टिक यूज होता है, ठीक है। आप मान लो कि नेवी में है, अब आप गए समंदर के अंदर और आप कुरकुरे खाने लगे, खा के पैकेट कहां पे फेंक दिया, दरिया के अंदर, ठीक है। तो ये सब इश्यूज है, लेकिन ये फैक्टर्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और ये 3 पार्ट ये है कि एक लैंड बेस्ड फैक्टर्स, दूसरा ओशन बेस्ड या मरीन बेस्ड, और तीसरा है माइक्रोप्लास्टिक, ठीक है। तो लैंड बेस्ड में क्या आएगा, अर्बन रन ऑफ। अर्बन एरिया में प्लास्टिक वेस्ट होता है, वो कहां पे जाता है, सीवेज के अंदर, और वो फिर कहां पे जाएगा अल्टीमेटली, रिवर के अंदर, नदी के अंदर या तालाब के अंदर। अगर रिवर में जाता, मेजोरिटी रिवर में ही जाता है, और वही रिवर से आगे जाके कहां पे जाएगा, समंदर के अंदर। तो ये अर्बन रन ऑफ, सीवर। दूसरा बीच विजिटर्स, जाएंगे बीच पे, वो प्लास्टिक का एक कैन ओपन करेंगे, पिएंगे और फिर फोटो खिंचवाएंगे। आप देखिए वो मूवीज वगैरह में भी आपने देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा, और कुछ सेलिब्रिटीज जो है, वैसे कोविड-19 की वजह से ये सब एडवर्टाइजमेंट बंद है, लेकिन आपने देखा होगा कि बीच विजिट करते हैं, वहां पे ये प्लास्टिक का कचरा वगैरह उठाते हैं, बहुत वेस्ट होता है। आप जस्ट वो मुंबई के अंदर जो चौपाटी है वहां पे जाके देखिएगा, कितना वेस्ट आपको मिलेगा, प्लास्टिक वेस्ट। तो ये बीच विजिटर्स। फिर वेस्ट जो हमारा जनरेट होता है डेली बेसिस पे। फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के लिए तो मतलब सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप हमारे स्टेट का दे सकते हैं। रिसेंट रिपोर्ट है, आई थिंक 3 महीने हुए होंगे, 2 या 3 महीने, कि गुजरात गवर्नमेंट ने, नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने गुजरात की बहुत सारी इंडस्ट्रीज को ये नोटिस भेजी थी कि आप ये साबरमती रिवर के अंदर जो वेस्ट डिस्चार्ज करते हैं, खास करके प्लास्टिक वेस्ट, तो आप ये रिपोर्ट कहीं से फाइंड कीजिएगा, 2-3 महीने पहले की ही बात है, और उसको यहां पे आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी काफी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, एंड देन डंपिंग। और डंपिंग की तो हमारे यहां बात ही नहीं कर सकते, वो मतलब एक और वो गिरनार है और एक और वो डंपिंग यार्ड है, देखा है ना यहाँ पे अहमदाबाद में। यस, वो तो अभी लगता है कि कम हो गया, ठीक है। एक टाइम पे तो बहुत बड़ा हुआ करता था, तो लोग खुश भी होते थे बीच में ये कोविड-19 लॉकडाउन के अंदर, कि अब तो हम थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन वो पॉल्यूशन कम हो गया तो घर से दिखता है, तो दर्शन कर लो।
जैसे अंबाजी जाते हो तो अगर दर्शन बंद है तो नीचे से दर्शन कर लेते हो, उसके कर लो। तो लैंड बेस्ड सोर्सेस। फिर उसके बाद ओशन बेस्ड सोर्सेस, तो फिशिंग इंडस्ट्री, वो फिशिंग नेट्स और वो जो टेक्निकल टेक्सटाइल से बनी है नायलॉन की। फिर नॉटिकल, जो नेवी वगैरह जो एक्सपांशन होता है, एक्सप्लोरेशन होता है, वहां से वेस्ट जनरेट होता है। एंड एक्वाकल्चर, ये फिशिंग और उसके पैकेजिंग और उसके लिए जो शिप्स के अंदर सामान यूज होता है उसमें भी प्लास्टिक यूज होता है। और फिर उसके बाद है माइक्रोप्लास्टिक। अब ये माइक्रोप्लास्टिक लिख लीजिएगा, इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कीजिएगा डेप्थ में कि माइक्रोप्लास्टिक है क्या। हालांकि ये सब चीजें आपको या तो एनवायरमेंट में या तो साइंस एंड टेक में कराई ही जाएगी, लेकिन माइक्रोप्लास्टिक पे थोड़ा इन डेप्थ स्टडी कीजिएगा, चांसेस है कि वहां से क्वेश्चन आए। अब थोड़ा कंसेप्ट सिर्फ मैं समझा देता हूं आपको कि कंसेप्ट क्या है। जो नेचुरल फोर्सेस है, जैसे सोलर यूवी रेडिएशन, फिर विंड, ओशन करंट्स, तो इसका जब प्लास्टिक के ऊपर प्रेशर आता है तो प्लास्टिक जो है वो माइक्रो यूनिट्स में डिस्पर्स हो जाते हैं और उसी को कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक। ठीक है, उसकी साइज ये है कि 5 मिलीमीटर से अगर कम हो, 5 mm से अगर कम हो तो उसको माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं, और कुछ 100 नैनोमीटर से कम हो तो उसे नैनोप्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, नैनोप्लास्टिक की साइज में आई एम नॉट श्योर, लेकिन ऑलमोस्ट 100 नैनोमीटर है। ठीक है, तो ये माइक्रोप्लास्टिक एंड नैनोप्लास्टिक ये क्या करते हैं, जमीन के अंदर, मतलब आपकी जो नॉर्मल सॉइल है उसी के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बारिश आएगी, जब ग्राउंड वाटर फिर से रिचार्ज होगा, तो उसमें ये लैंड का जो प्लास्टिक है वो मिक्स होगा, एंड दैट मेक्स अवर ड्रिंकिंग वाटर टॉक्सिक। और वही पानी हम पीते हैं तो हमारे ऊपर वो हेल्थ इंपैक्ट पड़ेगी। तो इसलिए माइक्रोप्लास्टिक जो है, अब देखिए माइक्रोप्लास्टिक को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको आप जमीन में से फिल्टर आउट नहीं कर सकते, तो आपको अब वो बना कहां से, ये बड़े प्लास्टिक में से, उसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, उसी के साथ एक और टर्म है माइक्रो बीड्स। बीड का मतलब क्या होता है, वो जो माला के अंदर होता है वो भी बीड्स। ठीक है, मोती माला के अंदर जो होता है, उसी टाइप के प्लास्टिक्स। ठीक है, हालांकि प्लास्टिक मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होंगे उनको पता होगा कि ऐसे बीड्स में से ही बने हैं प्लास्टिक। ठीक है, तो ये माइक्रो बीड्स को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो दो चीजों के ऊपर आज घर जाके रिसर्च कीजिएगा, माइक्रो प्लास्टिक के ऊपर एंड माइक्रो बीड्स के ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं कंसर्न्स क्या है। एक तो प्लास्टिक की वजह से ये गटर और वो जो है वो ब्लॉक हो जाती है, मुंबई का आप एग्जांपल देख ही सकते हैं अभी। फिर मरीन लाइफ जो उसको खतरा है। एनवायरमेंट की लैंग्वेज में यहां से कौन सा खतरा है बताइए, एनवायरमेंट की लैंग्वेज में। हाँ, लेकिन उसको एनवायरमेंट की लैंग्वेज में कौन सा शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, इकोसिस्टम तो है, उसके अलावा इश्यूज, साइकिल जो होते हैं वो खत्म हो जाएगी, मतलब हर चीज एक दूसरे पर डिपेंड होती है, तो वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी अगर मरीन लाइफ। ओके, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। BOD, इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कैन नॉट बी फुलफिल्ड ड्यू टू हायर प्लास्टिक वेस्ट। पहला ये होगा। दूसरा, अब मान लो कि ऊपर का जो हिस्सा है इट इज कवर्ड विद द प्लास्टिक, तो सनलाइट नीचे तक नहीं पहुंच पाएगी, और अगर सनलाइट नीचे तक नहीं पहुंच पाएगी तो प्लांट स्पीसीज जो है, मरीन स्पीसीज, उसका ग्रोथ कैसे होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये ड्यूअल इश्यूज है, इसको आप मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद हेल्थ रिस्क टू द रेसिडेंट्स। मैंने आपको बताया कि लैंडफिल के नजदीक अगर आप रहते हैं, जैसे जो लोग ये डंपिंग यार्ड के नजदीक में रहते हैं, तो वहां पे पीने का पानी जो है उसमें आप देखेंगे कि नेचुरली वो टॉक्सिक वाटर ही होगा,
क्योंकि लैंडफिल में वो चीज जो है वो इंस्टॉल हो गई है, उसको आप बाहर फिल्टर आउट नहीं कर सकते, कुछ भी कर ले आप। हेल्थ रिस्क है वहां पे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो आसियान कंट्रीज है उनकी ब्लू इकोनॉमी को ये प्लास्टिक वेस्ट एंड मरीन पॉल्यूशन की वजह से एवरी ईयर 2.1 बिलियन डॉलर का लॉस होता है। ठीक है, ऐसी ऐसी फैक्ट आपको मेंशन करनी चाहिए आपके आंसर के अंदर। फिर उसकी सोशल कॉस्ट है, सोशल कॉस्ट मैंने आपको बताया हेल्थ, और इकोनॉमिक कॉस्ट ये जो हम कहते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट को कंट्रोल करने में इकोनॉमिक कॉस्ट जाएगी। एंड कंसर्न्स फॉर शिप्स ऑल्सो, कि प्लास्टिक वेस्ट जहां पे ज्यादा है तो वहां पे एंड तक शिप्स जो है वो नहीं आ सकती, फंस जाएगी बीच में, इंजन जो है वो बंद हो सकता है। तो कंसर्न्स शिप्स के लिए भी है, नेविगेशन के लिए। ठीक है, स्टेप्स, क्या स्टेप्स लिए गए हैं ये फैक्ट है मेनली। तो एक ग्लोबल लेवल पे प्रोजेक्ट बना, ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे, ये तीनों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया। क्यों? मरीन प्लास्टिक को कम करने के लिए। फिर आगे जाके अलग अलग देश जो है उसके अंदर जुड़े। इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। टोटल 30 कंट्रीज है इसके अंदर, इंडिया इज ऑल्सो मेंबर। ठीक है, तो याद रखना है कि इंडिया इस टाइप का कोई मेंबर है। फिर उसके बाद वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2018 में हमारे यहां पे मनाया गया। ठीक है, और उसमें हमने थीम दी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव चलाया। सबसे पहले 2016 के अंदर ये रूल्स मैंने जो अभी आपको बताया कि उसके ऊपर आप रिसर्च करेंगे। 2018 में उस रूल्स के अंदर अमेंडमेंट लाए गए। 2018 वो अमेंडमेंट भी आप सर्च करेंगे। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स अमेंडमेंट 2018, उसके अंदर एक कंसेप्ट जो अभी मैं बताऊंगा कौन सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। और फिर गवर्नमेंट अभी ये मुहिम तो चला ही रही है, बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक बाय 2022। ठीक है, तो ये इंडिया ने क्या स्टेप लिए उसके बारे में। अब और क्या किया जा सकता है सॉल्यूशन, तो वो देखते हैं वे फॉरवर्ड। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट को डिजाइन ही उस तरीके से करो कि उसको हम, सर कैन वी यूज दिस माइक्रोप्लास्टिक्स इन इंडस्ट्रियल एरिया? नहीं, माइक्रोप्लास्टिक को आप फिल्टर नहीं कर सकते। ठीक है, माइक्रोप्लास्टिक को आप फिल्टर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले प्रोडक्ट को डिजाइन ही उस तरीके से करो, सर्कुलर इकोनॉमी जिसे कहते हैं कि रिसोर्स जितने आपने यूटिलाइज किए उतने ही रिसोर्स आपके पास वापस आ गए। तो इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग पे ध्यान देना है, प्लस प्राइसिंग। जो ऐसा प्लास्टिक बनाता है जो रिसाइकल ना हो पाए तो उनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगा दो। जो रिसाइकलिंग पे ध्यान देते हैं उनको कुछ इंसेंटिव दो। प्राइसिंग मैकेनिज्म जो उससे लोग अट्रैक्ट होंगे। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस। टेक्नोलॉजी इनोवेशंस के अंदर आप प्लास्टिक का अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर आप 3D प्रिंटिंग को मेंशन कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को हमें बढ़ावा देना चाहिए। देन प्लास्टिक फ्री वर्क स्पेस। सबसे ज्यादा प्लास्टिक कहां पे जनरेट होता है? वर्क स्पेस पे। चिप्स खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, चाय पिएंगे, तो सब चीज के अंदर प्लास्टिक वेस्ट जो है वो आप देखेंगे कि यूज किया जाता है। तो वर्क स्पेस। फिर ईपीआर का कंसेप्ट, ये 2018 में आया, जो अभी मैंने आपको बताया अमेंडमेंट, तो वहां पे ये कंसेप्ट आया ईपीआर का कंसेप्ट। ईपीआर का मतलब क्या है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई प्रोड्यूसर जो चीजें बनाता है वो ऐसी चीज बनाएगा कि जिसमें आप उस मतलब प्लास्टिक को रिड्यूस नहीं कर सकते, और आगे जाके ऐसे प्लास्टिक की वजह से किसी के हेल्थ के ऊपर कोई इंपैक्ट हुई तो उसका कॉम्पेंसेशन देने की जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रोड्यूसर की होगी। इसे कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप गुड्स बेचते हैं वहीं पे खत्म नहीं हो जाती, उसके बाद भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक्सटेंड होगी। तो ये 2018 के अंदर कंसेप्ट लाया गया, ईपीआर का कंसेप्ट। ठीक है, फिर उसके बाद म्युनिसिपल एंड कम्युनिटी एक्शंस। अगेन वही चीज की है, वेस्ट मैनेजमेंट, और वो कौन करते हैं? अर्बन लोकल बॉडीज, तो उनको गाइड करना चाहिए इस चीजों के लिए। देन कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन, पीपीपी प्रोजेक्ट भी आप लागू कर सकते हैं इसके अंदर।
कि किसी प्राइवेट कंपनी के पास रिसाइकलिंग की टेक्नोलॉजी है और गवर्नमेंट के पास पैसा है, दोनों मिलके इस चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और पीपीपी प्रोजेक्ट से आप इस चीज को चला सकते हैं। डन। यहां पे ये चीज जो है वो खत्म होती है।